साल 1994, बैंगलोर का पॉश इलाका रिचमंड रोड। सोचिए, एक ऐसा मामला जो 3 साल से ठंडे बस्ते में पड़ा था, अचानक एक जबरदस्त खुलासे के साथ सबके सामने आ जाता है। ये कहानी है धोखे की, लालच की और एक बेटी के उस अटूट संघर्ष की जिसने एक लगभग बंद हो चुके केस में दोबारा जान फूंक दी। पता है, एक रिपोर्टर ने अपने ब्यूरो चीफ से बस यही एक लाइन कही थी और इस एक लाइन ने इस केस का रुख हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया, क्योंकि ये किसी आम इंसान के गायब होने की कहानी नहीं थी। ये थी शाकिरा खलीली, सर मिर्जा इस्माइल की नवासी। जी हाँ, वही दीवान जिन्होंने मैसूर और बेंगलोर जैसे मॉडर्न शहरों की नींव रखी थी। एक शाही खानदान की वारिस जैसे हवा में ही गायब हो गई थी। मई 1991 के बाद शाकिरा का कोई नामो निशान नहीं था। 3 साल, पूरे के पूरे 3 साल तक उनके परिवार को सिर्फ झूठ और बहाने मिलते रहे। ये केस एक ऐसी पहेली बन चुका था जिसके सुलझने की उम्मीद, आप कह सकते हैं, लगभग खत्म हो चुकी थी। तो फिर मार्च 1994 में ऐसा क्या हो गया कि 3 साल पुरानी ये गुत्थी एक झटके में सुलझ गई? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द ये पूरी इन्वेस्टिगेशन घूमती है। एक बेटी जो अपनी माँ को खोज रही थी, एक पुलिस फोर्स जिसके हाथ खाली थे और एक कातिल जो सबकी नजरों के सामने बड़े आराम से जी रहा था। तो चलिए इस पुलिस इन्वेस्टिगेशन को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं और देखते हैं कि कैसे पुलिस की एक बहुत पुरानी तरकीब ने इस पूरे राज से पर्दा उठा दिया। तो किसी भी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत होती है एक शिकायत से, और इस केस में शिकायतकर्ता थी शाकिरा खलीली की बेटी सबा खलीली। माँ 3 साल से लापता थी और सबा सच जानने के लिए हर दरवाजे पर दस्तक दे रही थी, पर कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। ये शब्द हैं उस वक्त के पुलिस कमिश्नर के। सबा का गुस्सा और उनकी बेबसी सोचिए इस हद तक बढ़ चुकी थी कि वो सीधे कमिश्नर के ऑफिस में घुस गईं और पुलिस की नाकामी पर बुरी तरह बरस पड़ी। और शायद यही वो पल था जब पुलिस ने इस गुमशुदगी को एक हाई प्रोफाइल केस की तरह देखना शुरू किया। तो पुलिस की जांच का सबसे पहला कदम क्या होता है? सबसे करीबी लोगों से पूछताछ। और शाकिरा के सबसे करीब था उनका दूसरा पति स्वामी श्रद्धानंद, जिसका असली नाम था मुरली मनोहर मिश्रा। ये वही शख्स था जो प्रॉपर्टी के मामलों को सुलझाने के बहाने उनकी जिंदगी में आया था और फिर धीरे धीरे उनकी पूरी जिंदगी पर ही कब्जा कर बैठा। जब भी सबा अपनी माँ के बारे में पूछती, श्रद्धानंद के पास एक नई कहानी तैयार रहती थी। कभी कहता वो प्रेग्नेंट हैं और दुनिया से छिप रही हैं, तो कभी कहता कि वो अमेरिका में इलाज करवा रही हैं। ये सब झूठ थे, एक सोची समझी साजिश का हिस्सा, ताकि वो शाकिरा को उनके परिवार से पूरी तरह से काट सके और उनकी करोड़ों की जायदाद पर कब्जा कर सके। महीनों की जांच के बाद भी पुलिस के हाथ बिल्कुल खाली थे। मामला आगे बढ़ ही नहीं रहा था। तब जाके केस को सेंट्रल क्राइम ब्रांच को सौंपा गया और बस यहीं से जांच का रुख पूरी तरह बदल गया। इसका क्रेडिट किसी हाईटेक गैजेट या टेक्नोलॉजी को नहीं, बल्कि एक साधारण पुलिस कांस्टेबल की सूझबूझ को जाता है। कांस्टेबल महादेव ने इन्वेस्टिगेशन की सबसे पुरानी, सबसे असरदार तरकीब अपनाई। उन्होंने घर की सबसे कमजोर कड़ी नौकर राजू को उठाया, उसे ब्रिगेड रोड के एक बार में ले जाकर दोस्ती की, खूब शराब पिलाई और बस नशे की हालत में राजू ने वो राज उगल दिया जो इस केस का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उसने बताया, घर के आंगन में खोदा गया एक गहरा गड्ढा और एक बहुत बड़ा लकड़ी का बक्सा। इस एक सुराग के मिलते ही पुलिस का पूरा शक श्रद्धानंद पर पक्का हो गया। अब जांच का अगला कदम था मोटिव, यानी मकसद का पता लगाना, और कन्फेशन, यानी इकबालिया बयान हासिल करना। जब पुलिस ने श्रद्धानंद के फाइनेंशियल रिकॉर्ड खंगाले तो मकसद शीशे की तरह साफ हो गया। मकसद था पैसा, पूरे 7 करोड़ रुपए। श्रद्धानंद ने शाकिरा से एक पावर ऑफ अटॉर्नी साइन करवा ली थी और उसी का इस्तेमाल करके वो उनकी प्रॉपर्टीज के सौदे कर चुका था। उस जमाने में 7 करोड़ एक बहुत बहुत बड़ी रकम थी। पुलिस की सख्त पूछताछ के सामने श्रद्धानंद ज्यादा देर टिक नहीं पाया और वो टूट गया। उसने जो कबूल किया वो किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी था। उसने शाकिरा की चाय में नींद की गोलियां मिलाईं और जब वो गहरी नींद में थी तो उन्हें एक गद्दे समेत लकड़ी के संदूक में बंद करके जिंदा ही घर के आंगन में दफना दिया। श्रद्धानंद के बताए पते पर खुदाई हुई और वो बक्सा मिला जिसके अंदर एक कंकाल था। कन्फेशन मिल चुका था, क्राइम सीन मिल चुका था, लेकिन केस को अदालत में साबित करने के लिए अब पुलिस को चाहिए थे एकदम पुख्ता वैज्ञानिक सबूत। तो अब कहानी में एंट्री होती है फोरेंसिक साइंस की। फोरेंसिक टीम ने पहचान को 100% पक्का करने के लिए 3 मेन तरीकों का इस्तेमाल किया। पहला था क्रेनियोफेशियल सुपरइम्पोजिशन, दूसरा था डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और तीसरा था कंकाल की उंगलियों में मिली अंगूठियों की पहचान, जिसे उनकी मां ने देखते ही पहचान लिया था। अब ये क्रेनियोफेशियल सुपरइम्पोजिशन सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका कॉन्सेप्ट काफी सीधा है। इसमें एक्सपर्ट्स कंकाल की खोपड़ी पर
चेहरे के खास पॉइंट्स जैसे आंखें, नाक की हड्डी और जबड़े की बनावट को मार्क करते हैं। फिर उसी एंगल से खींची गई व्यक्ति की तस्वीर को उस पर रखकर मिलाया जाता है और इस केस में खोपड़ी और शाकिरा की तस्वीर का मिलान एकदम परफेक्ट था। सारे वैज्ञानिक सबूतों और कबूलनामे के साथ ये केस अदालत पहुंचा। ये भारत के उन गिने चुने केसों में से एक बना जिसमें एक अपराधी को सजा दिलाने के लिए हर तरह के सबूतों का इस्तेमाल हुआ था। पूरे देश की नजरें इस फैसले पर टिकी थी। कानूनी सफर, जैसा कि अक्सर होता है, काफी लंबा चला। मई 2005 में सेशन कोर्ट ने श्रद्धानंद को फांसी की सजा सुनाई। हाई कोर्ट ने भी इस फैसले को सही ठहराया और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने भी उसे दोषी माना, लेकिन फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया, इस शर्त के साथ कि वो अपनी आखिरी सांस तक जेल में ही रहेगा। जब अंतिम फैसला आया तो सबा खलीली ने कहा, ये मेरी माँ की मौत का मुआवजा तो नहीं है, लेकिन न्याय हुआ है। उनकी 3 साल की अकेली लड़ाई आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंची। उनकी माँ तो लौटकर नहीं आ सकी थी, लेकिन उन्हें इंसाफ जरूर मिला। ये केस किसी सीसीटीवी फुटेज या डिजिटल सर्विलेंस से नहीं, बल्कि एक इंसान की सूझबूझ और विज्ञान के सटीक तालमेल से सुलझा। आज जब हमारे पास हर तरह की हाई एंड टेक्नोलॉजी है, तभी क्या पुलिस की वो पुरानी आजमाई हुई तरकीबें उतनी ही जरूरी है? ये सवाल आज भी कायम है।